तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई मूवी में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई मूवी। तो फिल्म की शुरुआत होती है एवा से, जो कई साल बाद अपने शहर लौटी है क्योंकि उसकी दो स्कूल फ्रेंड्स की सगाई हो रही है। उनमें से एक का नाम है डेनिका। जब एवा नीचे खड़ी होकर उससे बात कर रही थी तभी डेनिका की दोस्त एवा के एक्स से बातें कर रही थी। पहले एवा और उसका एक्स एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन किसी बात पर झगड़ा हुआ और दोनों अलग हो गए। अब लंबे समय बाद सारे दोस्त एक साथ मिले थे। सगाई खत्म होने के बाद चारों दोस्त बैठकर बातें करने लगे। उस दिन 4 जुलाई था और उन्होंने तय किया कि पहाड़ की चोटी से आतिशबाजी देखेंगे। जब एवा कार में बैठने जा रही थी उसने अपनी दूसरी दोस्त सीवी को देखा। उसने सोचा कि इतने समय बाद हम सब घूमने जा रहे हैं तो उसे भी क्यों ना बुला लिया जाए। सीवी एक बार में काम करती थी। पहले तो उसने मना कर दिया, कहा कि मैं काम कर रही हूँ, लेकिन उसकी फ्रेंड ने कहा तू जा, मैं संभाल लूंगी। फिर सीवी भी मान गई। सब सफर पर निकल पड़े। रास्ते में ड्राइव करते हुए मजे कर रहे थे कि अचानक डेनिका ने अपने मंगेतर फियान पर जोर से चिल्ला दिया। सब डर गए, लेकिन यह बस उसकी शरारत थी। जल्द ही सब पहाड़ की साइड पर पहुंच गए और कार से उतरे। डेनिका का बर्ताव फियान के साथ अजीब था, जैसे कि वो बेकाबू हो गई हो। तभी एक और गाड़ी उनकी तरफ आने लगी, लेकिन फियान रास्ते से हट नहीं रहा था। सब गुस्से में आ गए। तभी एवा का एक्स उसे खींच कर हटाता है और उसकी जान बचती है। सब हैरान थे। दूसरी कार कंट्रोल खोकर बैरियर से टकरा जाती है और फंस जाती है। सब घबरा जाते हैं और ड्राइवर को बचाने दौड़ते हैं। कार का दरवाजा खुलता ही नहीं और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। सब खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आता। आखिर में ड्राइवर डेनिका के मंगेतर को पकड़ लेता है, लेकिन वो खुद को छुड़ाकर पीछे हट जाता है। गाड़ी पानी में गिर जाती है। एवा और सीवी कहती है कि हमें उसे बचाना चाहिए, लेकिन नीचे जाने का रास्ता नहीं। फियान पुलिस बुलाने चला जाता है। डेनिका कहती है ये तो बस एक्सीडेंट था, ऐसे हादसे इन रास्तों पर होते रहते हैं। लेकिन एवा का एक्स मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा हम बीच में खड़े थे, ये हमारी वजह से हुआ है, यानी गुनहगार हम हैं। कुछ देर बाद फियान लौट कर आया और बोला पुलिस आने वाली है, हमें निकलना चाहिए। एवा और सीवी को ये बात पसंद नहीं आई, मगर आखिरकार वो भी मान गए। सड़क पर पुलिस की गाड़ी देख वो वापस मुड़ जाते हैं। घर लौटकर फियान कहता है अब सब भूल जाओ, पुलिस अब संभाल लेगी। एवा को उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो चुपचाप निकल गई। वक्त बीता है और 1 साल गुजर जाता है। फिर एवा दोबारा शहर लौटी है, इस बार डेनिका की ब्राइडल शावर के लिए। लेकिन अब उसकी शादी अपने मंगेतर से नहीं किसी और लड़के से होने वाली थी, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसने रिश्ता तोड़ दिया था। फ्लाइट में एवा की मुलाकात एक लड़की से होती है जो पैराशूटिंग करती है। जब एवा को पता चलता है कि वो भी उसी शहर जा रही है तो वो उससे लिफ्ट मांग लेती है। एवा का एक्स कार लेकर आया था तो दोनों लड़कियां उसमें बैठ गई। डेनिका एवा से मिलकर बहुत खुश हुई। सीवी भी आ गई और सब ने एक दूसरे को गले लगाया। लेकिन थोड़ी देर बाद डेनिका अपने गिफ्ट्स देखने लगी। तभी एक लिफाफा गिरा जिसमें कार्ड था आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। ये देखकर डेनिका घबरा गई और पूछने लगी ये किसने भेजा है। सब हैरान थे। बाद में उसने बताया गया कि ये उसके एक्स का काम है, क्योंकि पिछले साल के हादसे के बाद वो पागलपन में चला गया। इसी वजह से उन्होंने रिश्ता तोड़ा। एवा का एक्स बताता है कि जिस आदमी की मौत हुई थी उसकी कोई फैमिली नहीं थी और डेनिका के एक्स का बाप जो सिटी का मेयर था उसने केस दबा दिया था कि उसके बेटे का नाम ना आए। इसके बाद सब लोग डेनिका के एक्स मंगेतर के पास जाते हैं। वो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। जैसे ही डेनिका उसे वो लेटर दिखाती है वो घबरा जाता है और कहता है कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। रात को जब डेनिका घर पर होती है तो उसे खिड़की के बाहर किसी की आहट महसूस होती है। वो देखने जाती है तभी उसका मंगेतर पीछे से पकड़ लेता है। उसे लगता है कि शायद शादी की टेंशन के कारण डेनिका परेशान है, इसलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। डेनिका नहाने चली जाती है। बाहर उसका मंगेतर खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर का सपना देखता रहता है। डेनिका टब में लेकर ध्यान लगाती है ताकि दिल शांत रहे। अचानक बाहर की लाइट जल जाती है। ये देखकर उसका मंगेतर जोकर जाकर देखता है, मगर लाइट फिर से बुझ जाती है। अंधेरे में वो गौर से देखने लगा है। लौटे वक्त अचानक एक तीर उसके कंधे में घुस जाता है। गिरने वाला ही था पर पीछे पड़े कॉलम को पकड़े रहकर टिक जाता है। डेनिका ने नीचे म्यूजिक लगा रखा था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। वो गिरी, थोड़ी खिसकी और फिर संभल कर खड़ी हो गई। तब उसे एहसास हुआ कि हत्यारा वही आया हुआ है और एक और तीर फेंका गया। हत्यारा फिर उसके पास आया, बड़े हुक से उसे मार देता है। हम हत्यारे का चेहरा नहीं देखते क्योंकि वह मास्क पहने होता है। नहाकर ताज़ा महसूस करते हुए डेनिका नीचे आती है और देखती है कि म्यूजिक अभी भी चल रहा है और वही एक डरावना नजारा। फियान की गर्दन में रोड फंसी हुई है और उसके ऊपर खून से लिखा था यू कांट इरेज द पास्ट, यू कांट इरेज मस्जिद। ये देखकर डेनिका के होश उड़ गए। सुबह सब इकट्ठा होते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। वे एक दूसरे के उन दोस्तों के नाम लेते हैं जो पिछले साल की घटना के बारे में कुछ जानते होंगे। एवा का एक्स एक पॉडकास्टर का नाम बताता है जिसने हाल ही में एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हुक वाले हत्यारे का जिक्र था और डेनिका ने भी वो पॉडकास्ट सुना था। तभी सबको पता चलता है कि 1997 में भी ऐसी हत्याएं हुई थी, वही हुक वाला मर्डरर। ये सुनकर सब दहशत में आ जाते हैं, लेकिन एवा कहती है पॉडकास्टर को हत्यारा मानना बेवकूफी है, तो उसे अभी अभी मिली हूँ। अगली सुबह एवा उस पॉडकास्टर से मिलती है और उससे थोड़ी बात करने को कहती है। पॉडकास्टर उसे पुरानी टूटी हुई हवेली ले जाता है और पागल सी तरह बार बार 1997 के हत्याकांडों की बातें दोहराती है। फिर कान में धीरे से फुसफुसाकर कहती है हत्यारे ने अपने आने
वाले बच जाने वाले के लिए नोट छोड़ा है जिस पर लिखा था आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। वो कार्ड एवा को दिखाती भी है। साथ ही वो प्रोफेसर और एक आदमी रे का नाम लेती है जो शहर में बच गए थे, यानी 2 लोग जो उस हत्यारे से बच गए थे। ये सब सुनकर एवा और भी डरी हुई महसूस करती है। पॉडकास्टर उसे थोड़ी देर रोककर ऊपर चली जाती है और एवा मदद के लिए आवाज लगाती है। जैसे ही घंटियां बजती है एवा अचानक अपने सामने खड़े हत्यारे को पाती है। उसने सोचा था कि ये सब पॉडकास्टर की शरारत है, पर पॉडकास्टर तो ऊपर ही थी, मतलब सामने वाला आदमी असली हत्यारा है। हत्यारा उस पर हमला करता है। एवा बचे बचे हर बार से बची रहती है और आखिरकार चाकू से हत्यारे को चोट भी लगा देती है। फिर वह किसी कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और हत्यारे पर कई बार वार करती रहती है। कुछ देर बाद जब उसे लगता है कि हत्यारा चला गया तो वो बाहर आकर हालात देखती है। तभी पॉडकास्टर भी नीचे आती है, पर अचानक ऊपर से एक बड़ा पिंजरा गिरता है। एवा उसमें फंस जाती है तो घबराकर पॉडकास्टर से मदद मांगती है और कहती है कि जल्दी जाओ और मदद बुलाओ। पॉडकास्टर भागती हुई छोटे से लिफ्ट बॉक्स में फंस जाती है। उसमें से ऊपर खींचने की कोशिश करती है, तभी हत्यारा वहाँ भी पहुँच जाता है। एवा पिंजरे को खुलाने की जद्दोजहद कर रही होती है। पॉडकास्टर ऊपर एक स्टोर रूम में पहुँचती है जहाँ बहुत सारी मैनीक्विन रखी होती है। पीछे से हत्यारा आकर उसको पकड़ता है और उसे गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है तो वो हिम्मत करके हत्यारे का मास्क हटाती है और जो भी था वो पहचान लेती है। इसी बीच सीवी एवा की मदद के लिए आती है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं ऊपर से पॉडकास्टर का शव गिरता है और लटका हुआ दिखाई देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले की जांच शुरू करती है। पुलिस कहती है कल सुबह टाउन हॉल में मीटिंग है और सबका आना जरूरी है। सब चिट्ठी में फंस जाते हैं और अब क्या करे। एवा के पास एक आइडिया होता है। वह उस प्रोफेसर के पास जाती है जो सर्वाइवर प्रोफेसर है और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, पर प्रोफेसर उस पुराने वाक़े के बारे में बात करना पसंद नहीं करती। फिर भी एवा उसकी मदद की गुजारिश करती है। प्रोफेसर भी अजीब घटनाओं से गुजर रही होती है, इसलिए वो एवा की बात सुनने को तैयार हो जाती है। उसे अपने घर ले जाती है। एवा पूछती है क्या तुम मेरे साथ टाउन आ सकती हो। प्रोफेसर कहती है बस आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, असली रास्ता ये है कि हत्यारे का पता लगाओ। टाउन मीटिंग में पुलिस घोषणा करती है कि पॉडकास्टर ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उसके पास मानसिक इतिहास है जो उसे असलियत दिखाता है। ये सुनकर एवा और उसका एक्स खड़े होकर विरोध करते हैं। एवा बोलती है कि वो हत्यारा नहीं हो सकता क्योंकि जब मैं उसके घर गई थी तब असली हत्यारा वहाँ आया था, मेरा पीछा भी किया था। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, पर पुलिस कहती है बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। तब रे कहता है वही दूसरा बचा हुआ शख्स और कटाई से कहता है कि अब लोगों को उसी बात पर यकीन करना चाहिए, मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। पुलिस कहती है कि हाँ हम मामला देखेंगे, पर ऐसे मामलों में हम अक्सर सामने वाले फादर की मदद लेते हैं। वह बैठकर कहता है जिसे मदद चाहिए वह मेरे घर आ सकता है। अब सीवी रे के पास जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि रे भी उस हत्यारे से बच निकला था। रे कहता है कि वह इस बारे में बात करना पसंद नहीं करता। सीवी बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ आई है और कुछ सवाल है। यहाँ खुलासा होता है कि रे पहले उस प्रोफेसर का पति था। रे को अच्छा नहीं लगा कि उसकी एक्स वाइफ वो प्रोफेसर इन लोगों से हत्यारे को ढूंढने को कह रही है। डेनिका का एक्स यान कहता है कि मुझे एक ही हल दिखता है, इस शहर से भाग जाओ। लेकिन रे जिसने पहले यह सब झेला है कहता है ये सही विचार नहीं होगा। इसी बीच वे पुलिस रिपोर्ट देखते हैं जिसमें लिखा था कि मृतक शराब पीकर चला रहा था और गाड़ी चोरी की निकली। अब उन्हें पता लगाना है कि उस कार पे किसका नाम था, इसलिए वो टाउन की कार रेंटल वाली सर्विस पर पहुंचे हैं जहाँ से गाड़ियाँ दी जाती थी। वो आदमी से पूछते हैं क्या हमें उस पुरानी कार के बारे में जानकारी मिल सकती है। हमारे पास लाइसेंस नहीं है, नंबर प्लेट भी नहीं है। एवा थोड़ा ड्रामा करती है, बोलती है कि उस एक्सीडेंट में मेरा भाई मर गया था। तभी आदमी उनकी मदद कर देता है और जानकारी देता है। उन्होंने तय किया कि मिली हुई सूचना से वे उस कार का पता लगाएंगे। डेनिका और उसका एक्स जॉन उस कब्रिस्तान जाते हैं ताकि वह मृतक की कब्र पर जाए। वहाँ उन्हें देखा कि कब्र पर ताजा फूल रखे हैं। जब कब्रिस्तान के केयर टेकर से पूछते हैं कि किसने फूल रखे, वो कहता है मुझे नहीं मालूम। दोनों विनती कर सीसीटीवी दिखाने को कहते हैं और रिकॉर्ड चेक करने चला जाता है। जैसे ही वो पुराने फुटेज देखने लगते हैं पीछे से हत्यारा आकर उनकी गर्दन काट देता है। वो अब शाम हो रही थी और आदमी वापस नहीं आया तो उसका एक्स उसकी तलाश करने जाता है। डेनिका वहीं रुकी थी। जैसे ही वो पलटी है अचानक हत्यारा उसके सामने आ जाता है। वह डर कर भागती है, किसी स्टोरेज में छिप जाती है। वहाँ उसे पुरानी टेलीफोन मिलता है, पर कॉल लगाने से पहले ही हत्यारा वहाँ पहुँच जाता है। डेनिका स्टेज के नीचे छिप जाती है और हत्यारा उसी पर चलकर गुजरता है। फिर वो उसे पकड़ लेता है और फेंक देता है, मारने वाला ही था। तभी उसका मंगेतर आकर उसे बचा लेता है और हत्यारा वहीं से भाग जाता है। अब प्रोफेसर अपने घर पर थी और अचानक दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर कोई आता है और वो रे ही होता है। रे कहता है उसने उस दिन एवा को हत्यारे के ढूंढने के लिए बुलाने पर दुख महसूस किया, यानी उसे डर है कि इसमें और लोगों की मौत हो सकती है। दूसरी तरफ दोस्तों का समूह फिर से एक साथ है और डेनिका अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। इसी बीच एवा का एक्स अजीब महसूस करता है और अपनी गाड़ी के पास जाता है ताकि खुद को ठीक कर सके, पर जब वह लौटा है तो पता चलता है कि दरवाजा बंद है और खिड़की की तरफ जाता है। तभी पीछे से हत्यारा आकर रस्सी से उसे गला घोट देता है। उसने दम तोड़ दिया था कि हड्डी टूट है, वहीं चल बसा। एवा पर्दा हटाकर देखती है कि उसकी गाड़ी वहाँ से जा रही थी। वह तुरंत फोन करती है पर कॉल उठाने वाला मरा हुआ मिलता है और फिर
नाइफ और फोन उसके पास पड़ा होता है और हत्यारा वहीं गाड़ी चला रहा होता है। अगली सुबह एवा और डेनिका पादरी के पास जाते हैं। डेनिका महसूस करती है कि धोखे से पादरी के कमरे में जाने की ठान लेती है, बहाना बनाकर वॉशरूम जाना है। पादरी एवा को देखकर कुछ अजीब व्यवहार महसूस करता है। उसी बीच डेनिका पादरी की किताब में एक मृतक के साथ उसकी तस्वीर देखती है। तभी एक औरत किताब लेने आ जाती है। पादरी किताब देने के लिए उठ जाता है और डेनिका अलमारी में छिप जाती है। पादरी को कुछ संदिग्ध चीज दिखती है, पर सौभाग्य से वह सिर्फ किताब लेकर चला जाता है। शाम तक दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पूरी बात बताने की कोशिश करते हैं, पर पुलिस उनकी बातों को नहीं मानती। ये पादरी पर इल्जाम लगा रहे थे। एक अफसर उठकर बाहर चला जाता है और उन्हें इंतजार करने को कहता है। उसी रात डेनिका आरामदायक कमरे में सो रही थी और अचानक उसके सामने किसी अजनबी की उपस्थिति महसूस होती है। जब उसने आंखें बंद की और फिर खोली तो वहाँ कोई नहीं था। जब उसने आगे बढ़कर देखा तो दरवाजे पर लिखा था, तुम अगली हो। एवा बेचैन हो जाती है और जैसे ही बाहर निकलने लगती है उसे महसूस होता है कि अब दोनों को पुलिस स्टेशन में ही बंद कर दिया गया है। वो मदद के लिए चिल्लाती है पर पुलिस ध्यान नहीं देती। अब हमें पता चलता है कि रे वास्तव में सीवी का बॉस भी है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं वही कर रहा हूँ। डेनिका अपने घर में फियान के साथ होती है और वह देखता है कि गेट अपने आप खुल रहा है जाता है और वहीं अपने एक कोने में एक मूर्ति सी देखता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि असली कातिल उसके पीछे खड़ा है। पल भर में वो चाकू से हमला कर देता है। लड़का हिम्मत करके उससे भिड़ता है, मुके मारता है, लेकिन कातिल फिर से चाकू घोंप देता है। घायल होने के बावजूद वो धक्का देकर सीढ़ियों पर घिसता हुआ चढ़ने लगता है। जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, मगर उसका पिता हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा होता है, इसीलिए आवाज सुनाई नहीं देती। उसकी माँ ऊपर होती है। लड़का हाथ हिलाकर इशारा करता है, लेकिन वो देख नहीं पाती। सभी कातिल उसे पकड़कर घसीट ले जाता है। थोड़ी देर बाद पिता म्यूजिक बंद करते हैं और बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बेटा बुरी तरह जख्मी पड़ा है। वो भागकर उसी की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी कातिल पीछे से आता है और लोहे के हुक से उसकी गर्दन आर पार कर देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उधर डेनिका पुलिस स्टेशन में सोई होती है। उसे अजीब सपना आता है। एक ब्यूटी की जिसे जो पसंद करती है चेहरा बिगाड़ कर डरावना हो जाता है और वो हुक से हमला करती है। डर के मारे डेनिका नींद से जाग जाती है। पुलिस दोनों को रिहा कर देती है। सब लोग क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जहां डेनिका के मंगेतर और पिता की लाशें बुरी तरह से लटक रही होती है। फियोन्से की लाश देखकर डेनिका चीख कर रोने लगती है और दोस्त उसे वहां से ले जाते हैं। रे सबको सलाह देता है कि इस शहर से नाव लेकर भाग जाना चाहिए। तभी उन्हें एवा एक्स की लाश बिकार में मिलती है। ये देखकर एवा भी रूठ जाती है। दोनों को संभाल कर तीनों लड़कियां बोट में बैठकर निकल जाती है। उधर पुलिस को शक होने लगता है कि शायद फादर ही कातिल है, लेकिन जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि फादर खुद मरा पड़ा है। वहीं उन्हें एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें उस मरे हुए आदमी के साथ कोई और भी था। वो और कोई नहीं सीव निकलती है, यानी राज खुल जाता है कि असली कातिल वही है जो अभी उनके साथ बोट में बैठी है। अचानक सीव हमला करती है और अपनी पहचान उजागर करती है। एवा उसे पागल कहती है, लेकिन वो चिल्लाकर कहती है वो आजाद और मजबूत लड़की है, पागल नहीं। वो बताती है कि कैसे उसके माँ बाप की मौत के बाद उसे छोड़ दिया जाता है और फिर जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसे भी इन लोगों ने कार एक्सीडेंट में मार डाला। इसी दर्द का बदला लेने के लिए उसने सबकी मोहब्बत छीन ली। डेनिका हुक उठाकर भागती है। सीव पीछे भाग जाती है। तभी रे भी वहाँ पहुंचकर बंदूक तान देता है, लेकिन सीव डेनिका को हुक से पकड़ लेती है। किसी तरह डेनिका खुद को छुड़ाकर पलटवार करती है। जब और कोई रास्ता नहीं बचता तो रे सीव को गोली मार देता है और वो पानी में गिर जाती है। सबको लगता है कि मामला खत्म हो गया। अब एवा और रे बार में बैठे होते हैं। तभी एवा को उसके शरीर पर कुछ पुराने जख्म दिखते हैं जो कातिल ने दिए थे। उसे यही वो शक होता है कि रे भी इस खेल में शामिल है। दरवाजा बंद मिलता है और रे असली चेहरे के साथ हुक लेकर सामने आ जाता है। एवा जान बचाने के लिए टूट पड़ती है, लड़ाई करती है, खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन रे फिर पकड़ लेता है। तभी प्रोफेसर भी वहाँ पहुँचते हैं और रे उससे साफ कहता है कि वो सीव का साथ देने पर गर्व करता है, क्योंकि उसके माँ बाप और प्यार सब कुछ छीन लिए गए थे। वो प्रोफेसर को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी एवा पीछे से तीर मारती है और सीधा उसे आर पार चला देती है और रे वहीं खत्म हो जाता है। आखिरी सीन में डेनिका किनारे पर जिंदा खड़ी दिखाई देती है। एवा और डेनिका अस्पताल में इलाज करवा रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि सीव अभी भी जिंदा है। एवा कसम खाती है कि इस बार वो किसी भी हाल में उसे खत्म कर देगी, क्योंकि रे मर चुका है। लेकिन जब तक सीव जिंदा है सब अधूरा है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।